स्टार्ट है। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भाई आप सबके इस अपने परिवार में और आज के इस सेशन में। एक बार आप जुड़ जाइएगा सभी लोग। ज्योमेट्री सीख रहे हैं हम लोग और ज्योमेट्री के अंदर एक पार्ट जो है हम लोग लाइन और एंगल्स वाला भाग खत्म कर चुके हैं, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज। ज्योमेट्री के अंदर एक पार्ट हम लोग लाइन एंड एंगल का भाग खत्म कर चुके हैं और उसी से आगे आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं पॉलीगॉन, बहुभुज के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं आता है, कई बार आ भी जाता है। और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे ट्राइंगल की, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो ये टोटल 4 से 5 पार्ट हैं ज्योमेट्री के, एक एक करके आप लोग पूरा करते चल रहे हैं। एक पार्ट हम लोगों ने लाइन और एंगल का बेसिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी करें, आज भी क्वेश्चंस देखेंगे उसके भी। तो चले शुरू करें आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभुज। आज हम सीखेंगे बहुभुज, पॉलीगन। बहुभुज बहुभुज के अंदर भी जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है, ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है ये पॉलीगन। बहुभुज, बहुभुज। अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आ रही हो, सीखने को मिल रहा हो, तो इनको शेयर भी कर दिया करो, क्लास का रिव्यू जरूर दे दिया करो, जिससे एनर्जी तो मिले कम से कम कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। बाकी ज्योमेट्री हर कोई सीखे, उसके लिए क्या प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, रिवीजन आपको अधिक करना पड़ता है, इसमें आपको जोर आता है। आपका दिमाग बार बार आपको यही कह रहा होता है कि आपको ज्योमेट्री तो आज तक ही नहीं आई, पर जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसका रिवीजन जरूर करना पड़ता है। 2-3 बार उन बेसिक कंसेप्ट को, थ्योरम को वापस पढ़ना पड़ता है। अभी आप लोगों ने लाइन और एंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज सीखी हैं। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म्स जो आप लोगों ने पढ़ी है उनको दिमाग में याद रखो बस, और क्या है, कुछ नहीं ज्योमेट्री। और वो याद कब होती है, जब आप उनको रिवीजन करते हैं आप लोग, तो सब चीजें याद रह सकती हैं। आज जो हम लोग देख रहे हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। या नंबर ऑफ साइड्स की बात करें, कम से कम भुजाओं की बात करें, तो किसी भी आकृति को बंद करने के लिए कम से कम यहाँ 3 साइड चाहिए होती हैं। तो बहुभुज का ही एक भाग है ये त्रिभुज, जिसको हम लोग और आगे ज्योमेट्री में सीखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक बहुभुज है क्या। तो बहुभुज का ही एक पार्ट है ये आपका त्रिभुज। तो कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें, 3 है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज। या कम से कम भुजाओं की संख्या 3 है। तो ये ट्रायंगल जो है ये भी एक बहुभुज का ही भाग है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या जिसको मैं n से लिख रहा हूं वो 3 है। ऐसी चतुर्भुज बन जाएगा, वहां नंबर ऑफ साइड 4 होंगी, भुजाओं की संख्या 4 होगी। ये चतुर्भुज हो गया। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आता है ना वो सम बहुभुज को लेकर आता है, रेगुलर पॉलीगन को लेकर आता है, सम बहुभुज को लेकर बनता है। ये भी एक बहुभुज है, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज में भी कौन सा वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी केवल हम बहुभुज की बात कर रहे हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां, कम से कम भुजाओं की संख्या कितना होती है, 3 होती है सर। ऐसे आप पंचभुज भी बना सकते हैं, पेंटागन, 5 भुजाओं से घेर लो बंद आकृति, ये पेंटागन बन गया सर। 5 कौन कौन सी भुजाएं, ए बी पहली भुजा है, दूसरा है बी सी, फिर आपके पास सी डी और डी ई और ए ई। तो ये 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज, पेंटागन। ये चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और ये आपका त्रिभुज, ट्रायंगल।
ऐसे नंबर ऑफ साइड 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है। हेक्सागन बना दो आप, 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति षटभुज या हेक्सागन कहलाती है। ये हेक्सागन बना दिया आप। यहां पर नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं, भुजाओं की संख्या 6 है, ए बी सी डी ई और एफ। यहां नंबर ऑफ साइड 6 है। जितनी भुजा है उतने ही वर्टेक्स हैं और उतने ही एंगल है। जितनी भुजा है उतने ही शीर्ष है और उतने ही कोण है। जैसे 3 भुजा हैं तो 3 ही इसके वर्टेक्स हैं, ए बी और सी, 3 वर्टेक्स हैं इसमें, ए बी और सी। 3 भुजा है, 3 ही वर्टेक्स है, 3 ही एंगल है। 4 भुजा है, 4 ही वर्टेक्स है और 4 ही एंगल है। तो यहां नंबर ऑफ साइड 3 है, भुजाओं की संख्या। यहां भुजाओं की संख्या 4 है, n बराबर 4, और यहां भुजाओं की संख्या 5 है तो n बराबर 5। इसको बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज। और ये आपका नंबर ऑफ साइड 6 है तो इसे बोलते हैं हेक्सागन, षटभुज। तो यहाँ भुजाओं की संख्या अलग अलग होती है किसी भी बहुभुज के अंदर। अब कुछ बेसिक्स जो थ्योरम्स पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पर वो समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इसका फॉर्म आप याद रखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मैं लिखता हूं आगे, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। किसी भी बहुभुज के, दुनिया के किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इसका योग देखने का फॉर्म होता है सर n-2 इंटू 180, n-2 गुणा 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। जैसे भुजाओं की संख्या 3 हुई, जैसे हम त्रिभुज की बात करें, सबसे पहला बहुभुज कौन सा बना? त्रिभुज। जहां नंबर ऑफ साइड 3 है तो यहां रखेंगे सर 3-2 यानी 1, और 1 गुणा 180, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज की बात करोगे तो वहां भुजाओं की संख्या 4 होती है, तो 4-2 2, और 2 गुणा 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं इस फॉर्म से। यहां पर जो n है, ये n क्या है ये ध्यान रखना। n यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। n यहां पर भुजाओं की संख्या है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। n क्या है? n यहां पर भुजाओं की संख्या है, n यहां पर भुजाओं की संख्या है। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। इसके बाद हम बात करें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोणों का योग क्या होता है? किसी भी बहुभुज के बाहर वाले कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। किसी भी बहुभुज के, एक लिख दिया आप लोगों ने, दूसरा आप लिख रहे हैं बहिष्कोणों का योग, और इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग लिख पढ़ेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, बहिष्कोणों की बात कर रहा है। किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो था इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर एंगल। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होगा। किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कितनी भी भुजाएं हो, बाहर वाले कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। एक और फॉर्म याद रखनी है लास्ट,
तीसरा ये ध्यान रखना है, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। विकर्णों की संख्या आएगा क्वेश्चन, यहां से बहुत बार आ रहा है, आजकल आ रहा है क्वेश्चन यहां से एक। नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण क्या होता है ये भी समझेंगे हम, डायगोनल किसको बोलते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका फॉर्म होता है n-2 इंटू n इंटू n-3/2, n गुणा n-3/2, n इंटू n-3/2। जैसे हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। चतुर्भुज की बात करो, जो वहां भुजाओं की संख्या 4 है, तो n की जगह 4 लिखेंगे, 4 - 3 1, और 2 से भाग दोगे तो डायगोनल 2 आएंगे। समझेंगे इन तीनों फॉर्मूलों को कैसे काम लेना है, वो सीखेंगे। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये 3 क्या क्या फॉर्म है। पहला फॉर्म आप लोगों ने सीखा है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, जो है आपका n-2 गुणा 180। दूसरा आप लोगों ने लिखा है किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, जो होता है हमेशा 360 डिग्री। और तीसरा लिखा है आप लोगों ने किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो वो लिखा है आप लोगों ने n इंटू n-3/2, n गुणा n-3/2। n यहां पर क्या है, n यहां सर नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। बस ये 3 फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। ये डायगोनल है, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल किसको बोलते हैं। अब देखें, ये आप किसी भी बहुभुज की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे नहीं हो। रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जो सम बहुभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज उसे बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। एक चीज और ध्यान रखो आप लोग, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण वह प्रत्येक बहिष्कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण वह प्रत्येक बहिष्कोण किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण व प्रत्येक बहिष्कोण का योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण व प्रत्येक बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अब इन चारों बातों को हम समझेंगे, बारी बारी से सीखेंगे क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए संयम रखना पड़ता है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। देखना आप लोग, जैसे ये पहला बहुभुज हमारा त्रिभुज था सर, हम ये 2-3 केस लेके समझ लेते हैं। त्रिभुज हो गया एक, फिर आपने चतुर्भुज बना दिया, फिर हमने एक पंचभुज बना दिया, ऐसे कितनी भी भुजाओं को आप बंद कर सकते हो, लेकिन कम से कम भुजाओं की संख्या 3 होती है। ये पंचभुज त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है और ये पंचभुज है। यहां पर नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या 3 है, यहां भुजाओं की संख्या 4 है और यहां भुजाओं की संख्या 5 है। तो जितनी भुजाओं की संख्या है उतने ही एंगल है। यहां भुजाओं की संख्या 3 है तो यहां कोणों की संख्या भी त्रिभुज में 3 ही है, और इन तीनों कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है। सर इसका फॉर्मूला क्यों लिखा है, तो हमें ऐसे ही याद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन आपको केवल त्रिभुज का ही तो पता है। इस पंचभुज के 5 कोणों का योग आपको पता है। ऐसे आपको सवाल ये बनेगा कि किसी बहुभुज में नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या 10 है, तो बताओ उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। इसलिए वो फॉर्मूला लिखा है कि वो हमेशा काम करेगा। क्या फॉर्मूला था, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था,
अभी भी लिखाया है n-2 इंटू 180, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो यहां सबसे पहली बात हम करें, भुजाओं की संख्या 3 है, भुजाओं की संख्या 3 है, तो बहिष कोणों का अंतः कोणों का योग क्या होगा? तो योग क्या होगा? तो 3-2 1 और 1 गुणा 180, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब भुजाओं की संख्या 4 होगी तो अंतः कोणों का योग क्या होगा? थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं। n बराबर 3 है तो इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग, n बराबर 4 है तो इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो n का मान जब 4 रखोगे तो 4 - 2 कितना होगा? 2, 2 गुणा 180, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी तरह से पंचभुज है, कितनी भी भुजाएं आ सकती है ना, तो ये फॉर्मूला तो हमेशा काम करेगा। पंचभुज के अंतः कोणों का योग, तो n का मान 5 है, 5 में से 2 गया तो 3, 3 गुणा 180 यानी 540 डिग्री, 540 डिग्री। तो इसी तरह से ये भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो अंतः कोणों का योग भी बढ़ता जाएगा। एक बार के लिए हम बात करें कि अगर ये सम बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है ये, अगर ये सम बहुभुज है, अगर इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो इनके सभी कोण भी बराबर होंगे। ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक अंदर का कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अगर ये भी समबाहुभुज है तो ये कहलाता है स्क्वायर, वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। आयत नहीं बन सकता क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहुभुज जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसके चारों कोण भी बराबर होंगे। इसके चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री आया है। एक कोण का मान निकाला तो 360 में 4 का भाग दे दो, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये जो पंचभुज बनाया है आपने, इसके भी अगर सभी भुजाएं बराबर है तो इसके पांचों कोण भी बराबर होंगे, पांचों के पांचों कोण भी बराबर होंगे। इसके पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री है। अगर एक कोण का मान निकालो तो 540 में 5 का भाग दे दो, 108 डिग्री होगा। ये 108 होगा, ये 108 होगा, ये 108 होगा, ये 108 होगा, ये भी 108 डिग्री होगा। हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 108 डिग्री का। तो बाहर वाला जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल बन गया। अगर अंदर 108 है तो बाहर का 72 डिग्री होगा। इसी तरह से ये स्ट्रेट एंगल बन गया, अगर अंदर 108 है तो बाहर का 72 डिग्री होगा। इसके बाहर का भी 72 डिग्री होगा, इसके बाहर का भी 72 डिग्री होगा। ये अंदर के सारे एंगल 108 के हैं क्योंकि आपने बोला है रेगुलर पॉलीगन है, एक सम पंचभुज है ये। तो बाहर का प्रत्येक कोण 72 डिग्री, 72 गुणा 5 देखो कितना होता है? 360, और 108 गुणा 5 कितना होता है? 540। तो अंतः कोणों का योग तो 540 है, लेकिन बाहर वाले कोणों का योग हमेशा ही वो 360 होता है, वो तो फिक्स है। एक और बात आप लोगों ने क्या समझा? नंबर ऑफ डायगोनल्स। विकर्ण कौन से होते हैं सर? विकर्ण देख लो आप लोग, विकर्ण कौन से होते हैं? अपोजिट सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? विकर्ण। ये विकर्ण एक रहा इसमें, दूसरा विकर्ण ये रहा, ये 2 विकर्ण है इसमें। तो यहां विकर्णों की संख्या 2 है सर। इस त्रिभुज में तो सारे वर्टेक्स अपने आप पहले से ही मिले हुए हैं। बताओ किसको मिलाओगे आप लोग? किसी को भी नहीं मिला सकते, पहले ही मिला हुआ है सब। इस पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगी? तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताओ, थोड़ी देर पहले लिखा है, क्या होता है? विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसका लिखा था सर n गुणा n-3/2, n इंटू n-3/2। n का मान 5 है तो 5 गुणा 5 - 3, 2 और 2 से भाग दोगे तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होती है सर। इस पंचभुज में 5 विकर्ण आएंगे। अब देखो कौन कौन से आएंगे। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। 5 विकर्ण है इसमें।
इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 5 है सर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कुल मिलाकर के। अगर समबहुभुज की बात करो तो थोड़ा सा और लिख लो उसके बारे में आप लोग, छोटा सा एक पॉइंट और लिख लो। समबहुभुज की अगर बात करी जाए तो अगर वो बहुभुज समबहुभुज है तो उसके सभी कोण बराबर होंगे। अगर सारी भुजाएं बराबर है, समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन अगर है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण समबहुभुज के सभी कोण बराबर होंगे और सभी अंतःकोणों का योग था n-2 गुणा 180 डिग्री। यही तो लिखा है अंतःकोणों का योग। अगर एक कोण का मान निकालना हो तो उसमें भुजाओं की संख्या का भाग दे देना, उसमें नंबर ऑफ साइड का भाग दे देना, एक एंगल का मान आ जाएगा, प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो 180 में 3 का भाग दे दो, 60 डिग्री होगा। और समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अगर देखना हो बाहर वाला तो 360 में ही भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, प्रत्येक बहिष्कोण तो 360 में ही n का भाग दे देना, 360/n। बस ये दोनों बातें ध्यान रखिए आप लोग। ये केस स्पेशल केस है जो केवल रेगुलर पॉलीगन में काम करेगा, समबहुभुज में काम करेगा। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इस बहुभुज पे क्वेश्चन देखो आप लोग किस तरह से पूछेगा आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहले पूछे गए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद और भी देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है बहुभुज का क्वेश्चन। आजकल कहीं भी आ सकता है, आरपीएससी आरएस के पेपर का सवाल है ये। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, लेकिन आपने टॉपिक अगर पूरा पढ़ लिया तो लेवल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप लोग पास पूरी जानकारी किसी टॉपिक के बारे में नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहोगे लेवल को लेकर। अब बार बार एक ही गीत गाते रहोगे, इसमें लेवल ज़्यादा आता है, इसमें लेवल कम आता है, ये गीत हमेशा गाते रहोगे आप। लेवल पूरा ही पढ़ना होता है, मैथ्स में लेवल नाम का कुछ नहीं होता है। मैथ्स ये शुरू होती है और कहीं जाके इसके कंसेप्ट पूरे खत्म हो जाते हैं, कंसेप्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस कभी पूरे नहीं होते। क्वेश्चंस तो जो चाहो उतना बना लो आप लोग, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कब बनाते हो? जब आपको कंसेप्ट आते हैं तो अपने आप सवाल भी बना सकते हो आप लोग, लेकिन लेवल आपका कुछ नहीं करता। देखो ये आरएस प्री के लेवल में तो क्या इसी किसी और एग्जाम में नहीं आएगा, ये है क्या? एक समबहुभुज का बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:5 है। द रेशियो ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:5। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगी? अभी भी पढ़ा है समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है सर। लास्ट में अभी जो पढ़ रहे थे वो समबहुभुज ही था। समबहुभुज की अगर हम बात करें तो अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों बातें हो रही हैं। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है और एक कोण का मान निकालना हो तो इसमें n का भाग दे दो, ये बहिष्कोण आ गया। और अंतःकोणों का योग होता है सर n-2 × 180, n-2 × 180। और एक अंतःकोण देखना हो तो इसमें भी n का भाग दे दो। इनका रेशियो दे रखा है एक समबहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण। तो ऊपर लिख दिया मैंने प्रत्येक बहिष्कोण, नीचे लिख दिया मैंने प्रत्येक अंतःकोण। इसका रेशियो कितना है? 1:5, 1:5। ये जो नाम लिखा है अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये गूगल करके देखिए, आरएस का पेपर आपको मिल जाएगा। 2015 31 अक्टूबर को ये पेपर लगा है। कोई भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जो अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक समबहुभुज की बात करी, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने यूज करे, इसको सरल करो, जो आएगा वो आंसर होगा। देखो यहां पर भी n लिखा हुआ है, यहां पर भी इसके नीचे n लिखा है, n से n तो कट जाएगा।
क्योंकि जब ये भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी तो उलट जाएगी ना। तो क्या बच गया 360 बटे n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बराबर 1:5। 180 से ये भी कट जाएगा 2 बार, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा कर लो। ये n माइनस 2 गुणा होगा 1 के साथ तो n माइनस 2 ही आएगा। 5 गुणा 2 कितना हो गया 10, तो ये माइनस का 2 आगे जाके प्लस हो जाएगा तो n बराबर 12 आ जाएगा सर। तो यहाँ भुजाओं की संख्या इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या सर 12 होगी। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड 12 होंगी। जिस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 होती है उस बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोणों का अनुपात 1:5 होगा। वापस समझ लो क्या था, बस वो फॉर्मूले जो अभी लिख करके आए ना वो दिमाग में आने चाहिए। 3 फॉर्मूले लिखे हैं केवल आप लोगों ने, 3 फॉर्मूले लिखे हैं। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, तीनों को दीवार पे या इसी जगह पर लगा के रखो जो 2-3 बार पढ़ने को मिल जाए। बाकी क्वेश्चंस में काम करो, काम क्वेश्चन सब करो तो बार बार उसको लिख दिया करो। दूसरा लिखा है किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग तो हमेशा ही 360 डिग्री होता है। तीसरा लिखा है विकर्णों की संख्या, वो तो काम आई नहीं इसमें। बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण की बात कर रहा है और इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है इंटरनल एंगल का अनुपात 1:5। और बहुभुज कौन सा है ये, सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन है ये। तो बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक कोण का मान निकाला है तो n का भाग दे दिया, तो n तो वैसे ही कट जाएगा। इस n को तो लिखते ही नहीं लिखते, देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते। 180 से भी कट गया ये 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरछा गुणा या वज्र गुणा बोलते हैं इसको। n माइनस 2 गुणा हुआ 1 से तो n माइनस 2 ही आ गया। 5 गुणा 2 कितना हो गया 10, तो n का मान 12 आ गया। और देखिए आप लोग इस बहुभुज से एक और पूछा गया क्वेश्चन, देखो आप लोग रीट लेवल 2 28 फरवरी 2025, अभी 2025 में चल रहे हैं हम, थोड़ी दिन के पहले की बात है। पूछा गया क्वेश्चन है एक सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण और उसके अंतःकोण का के भाग का 2/7 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। वैसा ही सवाल है, उसमें डायरेक्ट रेशियो दे रखा था, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा लिया है। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इस साइड विल बी 2/7 ऑफ इंटीरियर एंगल, देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी, वहां थोड़ा सा इंग्लिश मिस्टेक है। ये नंबर ऑफ साइड्स तो यहाँ आनी चाहिए बाद में इसके। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, इंग्लिश थोड़ा सा मिसिंग है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोणों का 2/7 भाग है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण जो दे रखा है सर, मैं यहां लिखता हूं ये क्या कहना चाहता है, इसको समझना आप लोग। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोणों का इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, उसके अंतःकोणों का 2/7 है, 2/7 है। यहां यूज करा है प्रत्येक बहिष्कोण ना, और यहां यूज करा है अंतःकोण, टोटल इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग की बात कर रहा है। यहां अगर प्रत्येक लिखा है तो ये प्रत्येक बहिष्कोण की बात कर रहा है, एक बाहर वाले कोण की बात कर रहा है, जो अंतःकोणों के योग का कितना है 2/7 है। ये सभी अंतःकोणों का योग है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो बताओ प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालते हैं सर, 360/n, ये होता है प्रत्येक बहिष्कोण का मान, बराबर होगा अंतःकोणों का योग। बताओ क्या होता है, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री और इसका 2/7, इसका 2/7 इसके बराबर होगा। ऐसा कह रहा है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, बढ़िया है सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी लिखी है, डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा है इसने। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण
उसके अंतः कोण का 2/7 भाग है। हर एक अंतः कोण की बात कर रहे हैं ना, उसके अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण की बात करेगा, अंतः कोणों का योग नहीं, प्रत्येक अंतः कोण। n-2 गुणा 180/n। इसको सरल कर लो आप लोग, ये तो n से n कट जाएगा, इसको इधर ले आओ। 360/n-2 गुणा 180 बराबर 2/7 होगा, 2:7। इसे सरल करिए, 180 से कट जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से 2 काट भी दो पहले आप, ये भी कट गया। n-2 बराबर 7, तो n बराबर 9 आ जाएगा सर। यहाँ भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी। समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, एक बार में कोई सवाल समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, फिर वापस देखेंगे हम लोग। मैं एक बार वापस हटाता हूँ इसको, एक बार से फिर वापस देखिएगा इसको, क्या कहना चाहता है ये, फिर से देखो आप। कोई भी सवाल एक ही बार में समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है भाई, लेकिन उसको भागने से भी नहीं सीख सकते आप, उसको करने की कोशिश करोगे तो जरूर सीख जाओगे। फिर से वापस देखना आप लोग, ये बात हो रही है समबहुभुज के लिए। पहली बात तो ये रेगुलर पॉलीगन के लिए, एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतः कोण का, यानी उसी बहुभुज के अंतः कोण की बात कर रहा है, उसके अंतः कोण का 2/7 है। तो इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि बहिष्कोण और अंतः कोण का जो अनुपात होगा, जो पिछले सवाल में डायरेक्ट बोला था, इस सवाल में लैंग्वेज चेंज कर दी इसने। बहिष्कोण व अंतः कोण का जो रेशियो है वो 2/7 होगा, ये कहना चाहता है आपको। कुल मिला के बात ये है। अरे भाई, इस अंतः कोण को इधर लाओगे तो नीचे ही तो आएगा ये, तो ये रेशियो क्या बनेगा सर, 2/7 बनेगा, 2:7 बनेगा। बहिष्कोण का मान 360 डिग्री होता है, एक का मान निकालो तो n का भाग देता है। अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है, और एक कोण का मान निकालें तो n का भाग देते हैं। बराबर में लिखा है 2/7, 2/7। इस n से ये n कट जाएगा, 180 से काट दो इसको, 2 बार 180 2 360, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, सब कुछ कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो n-2 बराबर 7 है, तो ये माइनस का 2 आगे जाके प्लस हो गया, तो n का मान कितना आ गया, 9 आ गया, n बराबर 9 आ गया। और देखिए आप लोग, और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करोगे ना तो अपने आप सीखते चले जाओगे आप। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ से बताना है अब, ये बताइए, एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है। एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें साफ साफ लिखा है, इसकी लैंग्वेज साफ सुथरी भाषा में लिखा है, एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो अभी लिखा है ना फॉर्मूला, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, चाहे वो समबहुभुज हो और चाहे वो नहीं हो, और इसने कहा एक समबहुभुज है, समबहुभुज के अंतः कोणों का योग। ये अंतः कोणों का योग हमेशा यही होता है, फॉर्मूला एक ही है अंतः कोणों का योग देखने का। सम ऑफ इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, ये होता है सर n-2 गुणा 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला लिखा करो, इसको आप लोग बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसका योग 1440 डिग्री दे रखा है सर, तो n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर 1440 डिग्री लिखा है। ये काट लो इसको, ये गुणा में है, आगे जाके भागी तो होगा और क्या होगा,
नहीं तो ऐसा लिख दो n-2 बराबर 1440 डिग्री में 180 डिग्री का भाग दे दो, 180 डिग्री का भाग दे दो, काटो 18 8 144 होते हैं क्या, 8 बार कट जाएगा सर पूरा ये। तो n-2 बराबर 8 है तो n बराबर 10 आ जाएगा, यह माइनस का 2 आगे जाके प्लस होगा तो यहाँ भुजाओं की संख्या 10 होगी सर। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड जो है वो 10 आएंगी सर। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 होगी। कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है जहां से क्वेश्चन आ जाए और हम ना कर पाए और हमें लगे तो पता नहीं क्या लेवल आ गया। चलो और बताओ आप लोग। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है तो सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। पंचभुज है सर ये, यहाँ भुजाओं की संख्या 5 है तो ये ऐसा पंचभुज बन रहा है कहीं, ये पंचभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या 5 है, लेकिन ये सम पंचभुज नहीं है, सारे भुजाएं बराबर नहीं है। अगर सारी भुजाएं बराबर होती जब तो सारे कोण भी बराबर होते। अब हमें पता है कि इसके कोणों का अनुपात अलग अलग दे रखा है, इसका मतलब ये सर सम पंचभुज तो नहीं है। इसके पांचों कोणों का रेशियो है 1:2:3:5:9, 1:2:1:2:3:5 और 9, इस अनुपात में पांचों एंगल हैं। आप मुझे तो ये बताओ, चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे सम बहुभुज हो और चाहे नहीं हो, अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला तो एक ही लिखाया है सर। बताओ इस पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। पहले फॉर्मूला लिखो अंतःकोणों का योग, क्या लिखाया है, n-2 गुणा 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। यहाँ भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा। n का मान 5 है, पंचभुज है ये, तो 5 - 2 3 गुणा 180 540 डिग्री। इन पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री होगा सर। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इन सबको जोड़ो, बराबर में रखो 540 डिग्री। कितना योग हो रहा है, 9 और 1 10, 15 3 18 और 2 20। तो आप लिखिए 20 इकाई का मान 540 डिग्री है, 20 इकाई का मान 540 डिग्री है। 1 इकाई का मान 27 डिग्री होगा। 1 यूनिट का मान जो है वो 540/20 27 डिग्री होगा। 27 दूगा 54 होते हैं। आपसे पूछा है सबसे छोटे कोण का मान 27 डिग्री होगा सर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, द 27 डिग्री। 1 इकाई का मान 27 डिग्री आया है तो सबसे छोटा कोण जो है वो 27 डिग्री का होगा, 27 डिग्री का होगा। ये 54 डिग्री का होगा, 27 का दुगना, 27 का 3 गुना, ये 81 डिग्री का होगा। 27 गुणा 5 135 डिग्री का होगा। 27 से गुणा करना है, 27 का दुगना 54, 27 का 3 गुना 81, 27 का 5 गुना और 27 गुणा 9। सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़े कोण का मान 9 7 63, 3 6 हासिल कैरी हो गया, 9 2 18 और 6 24, 243 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान 243 होगा, सबसे छोटे कोण का मान 27 डिग्री होगा। और इन सबको जोड़ोगे तो इन सब का योग 540 आएगा। जोड़ के देख लो चाहे आप, अगर सही किया है तो 540 आएगा, नहीं तो हमने गलत किया है। तो सबसे छोटे कोण का मान 27 डिग्री होगा। तो बहुभुज के ऊपर कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं, बस उनको काम लेना आना चाहिए। बाकी कोई बड़ा सा विशेष सवाल इसमें बनता नहीं है, आसानी सवाल बनेगा, आप लोग आसानी से कर पाओगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द हेक्सागन। सम षटभुज के कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द हेक्सागन। सम षटभुज के कुल विकर्णों की संख्या बता दो फटाफट, कितनी आएगी। सम षटभुज है ये, रेगुलर पॉलीगन है ये, 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 भुजा बराबर है इसकी, 6 की 6 भुजा बराबर है इसमें। बराबर हो चाहिए नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं।
विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला लिखो आप लोग। विकर्णों की संख्या निकालनी है, थोड़ी देर पहले लिखाया है, उसको बार बार लिखने से याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था विकर्णों की संख्या देखने का? किसी भी बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर देखना हो, विकर्णों की अगर संख्या निकालनी हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्म है सर n इंटू n माइनस 3/2। n यहां पर भुजाओं की संख्या है 6, तो 6 गुणा 6 माइनस 3 तो 3 और 2 से भाग दे दो, 2 से कटेगा ये 3 बार, और 3 गुणा 3 9, तो यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 होंगे सर। समषटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होगी सर, 9 होगी। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहाँ विकर्णों की संख्या 9 आएगी। देखना चाहो कि 9 कौन कौन से विकर्ण है तो आप बना सकते हो। देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 6 तो ये हो गए, और क्या बच गया? हाँ, समषटभुज ही तो था ना ये, मैंने पंचभुज बना रखा है, षटभुज नहीं बना रखा। ये छठा विकर्ण कौन सा बना दिया मैंने? समषटभुज बनाना था मैंने, पंचभुज बना रखा था। समषटभुज है ये, 6 भुजाएं होनी चाहिए बराबर ना, 2 3 4 5 और 6, ये है समषटभुज। यहाँ भुजाओं की संख्या 6 होनी चाहिए। वो थोड़ी देर पहले जो बना रखा था वो पंचभुज था, वहां तो 5 ही भुजाएं थी, ए बी सी डी ई और एफ, ये समषटभुज है। 5 कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक ये रही ए बी, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथी साइड ये रही, पांचवी साइड ये रही, छठी वाली भुजा ये रही, ये 6 साइड है। इसे बोला जाता है समषटभुज। और ये सब बराबर है, बराबर हो चाहे नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, विकर्णों की संख्या पूछा है उससे। तो देखो एक तो इसको मिला दो, 1 नंबर, ये इसको अलग पेन से बना दो, इसके विकर्णों को अलग पेन से बना दो ताकि ध्यान रहे विकर्ण कौन से। 1 2 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9, ये रे 9 के 9 विकर्ण, ये 9 विकर्ण है इसमें। तो समषटभुज में टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं, 9 विकर्ण है इसके अंदर। गिन लो, आप गिन पा रहे हो क्या? आप ज़्यादा ही हो गए ना। तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। तो विकर्णों की संख्या भी पूछ सकता है, विकर्णों की संख्या देके भुजाओं की संख्या भी पूछ लेगा। और बताओ चलो, समपंचभुज में विकर्णों की संख्या बताओ कितना होती है? समपंचभुज थोड़ी देर पहले बनाया था, वो पंचभुज था, ये पंचभुज है। 2 3 4 और ये 5वीं साइड बंद कर दी, तो पंचभुज है ये। इसमें विकर्ण थोड़ी देर पहले बनाए, 5 ही होते हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये 5, 5 ही विकर्ण है इसमें। समपंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 ही होती है। इसको थोड़ी मिला सकते हो, ये तो कोई डायग्राम नहीं होगा ना, ये थोड़ी देर पहले मिला दिया था इसको। पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 ही होती है। फॉर्मूला क्या है? n गुणा n माइनस 3/2। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 है, तो n बराबर 5 है। तो 5 गुणा 5 माइनस 3 2, और 2 से ही भाग देना है तो 2 तो कट जाएगा ना। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होती है।
पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगी? 5 होगी। और बताइए आप लोग। ये कह रहा है कि बहुभुज वह बंद आकृति है जिसमें भुजाओं की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो कम से कम बहुभुज बनाने के लिए, आकृति को बंद करने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। जैसे ये एक साइड है तो इसको बंद करने के लिए एक आपने ये बना दिया, दूसरा आपने ये बना दिया, तो कम से कम यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी चाहिए होती है? 3। तो बहुभुज वह बंद आकृति है जिसमें न्यूनतम भुजाओं की संख्या 3 होती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। ये कर ही लिया हमने। ये करिए आप लोग। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताना है, ये आप सबको करके बताना है। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग आंसर दे पा रहे हो क्या? बताओ जरा, आप में से कौन आंसर देगा इस सवाल के लिए? एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 10 समकोण के बराबर है। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 10 समकोण के बराबर है। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना होगी ये पूछ रहा है सर। अंतःकोणों का योग, फॉर्मूला बताओ क्या लिखा? किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्म क्या लिखा? ये लिखा था सर n-2 इंटू 180, n-2 गुणा 180 डिग्री। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, वो पूछी गई है हमसे, और योग जो बता रखा है वो 10 समकोण का मतलब 900 डिग्री। समकोण कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल 90 डिग्री का। 10 गुणा 90 कितना होगा? 900 डिग्री। तो n-2 गुणा 180 जो था गुणा में, वो आगे भाग में चला जाएगा सर। 10 समकोण का मतलब होता है 10 गुणा 90 डिग्री, और भाग देंगे 180 डिग्री का। तो 90 से कट गया 2 बार, कितनी बार? 2 बार। और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 2 5 10। तो ये माइनस का 2 आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ 5 + 2 7 हो जाएगा सर। तो ये सप्तभुज बनेगा, सप्तभुज बनेगा, 7 भुजाएं होंगी इसमें, सप्तभुज होगा ये। यहाँ भुजाओं की संख्या 7 आने वाली है। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है, सप्तभुज होगा ये, 7 भुजाएं होंगी। और बताइए आप लोग, ये कर लिया? ये बता दो आप लोग, किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग तथा इसके सभी बहिष्कोणों का योग का अनुपात क्या होगा? किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग तथा इसके सभी बहिष्कोणों का योग का अनुपात क्या होगा? अष्टभुज की बात कर रहा है सर ये, भुजाओं की संख्या 8 है, तो अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और बहिष्कोणों का योग तो हमेशा ही 360 डिग्री होता है, चाहे भुजाएं 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 2 4 हो, चाहे 4 हो, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इनका रेशियो बताना है, तो 180 से कट ही जाएगा 2 बार। n का मान अष्टभुज है तो 8 भुजाएं, 8 में से 2 गया तो 6, n बराबर 8 ही तो है, 8 में से 2 गया तो 6, 6/2 का मतलब कितना होगा? 3:1, 3:1। यही आपका आंसर है, 3:1, 3:1। किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग तथा सभी बहिष्कोणों के योग का अनुपात 3:1 होगा। अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है n-2 गुणा 180। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है, 180 से काट दिए इसको 2 बार। n का मान 8 है तो 8 में से 2 गया तो 6, 6 में 2 का भाग देना है, 3:1। अगर आप अलग अलग निकालना चाहो अंतःकोणों का योग और बहिष्कोणों का योग तो भी रेशियो यही आएगा, निकाल लो चाहे आप लोग। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180। n का मान 8 है तो 8 में से 2 गया तो 6, 6 गुणा 180, 18 6 108, 1080 डिग्री आएगा ये।
1080 डिग्री आएगा। बहिष कोणों का योग तो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। बहिष कोणों का योग चाहे वो अष्टभुज हो चाहे वो षटभुज हो, बहिष कोणों का योग तो हमेशा ही 360 डिग्री होता है। बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो इन दोनों में रेशियो क्या बनेगा? इन दोनों में रेशियो क्या बनेगा? 1080 और 360 में क्या अनुपात होगा? 1080 डिग्री और 360 डिग्री में रेशियो 36 या 108 होता है, 3:1। रेशियो यही आएगा सर, 3:1, 3:1। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। बहुभुज से क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, ऐसा कोई सवाल अब नहीं बनेगा जो आप लोग ना कर पाए। ऐसा कोई क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा आपको जो आप लोग ना कर पाओ। एक और देख लो आप लोग, इसमें इस बार विकर्णों की संख्या देकर के भुजाओं की संख्या पूछा है। किसी बहुभुज में 27 अगर विकर्ण है, नंबर ऑफ डायगोनल्स 27 है, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? इस बार उल्टा पूछ लिया। भुजाओं से विकर्णों की संख्या पूछे तो आसान है, लेकिन यहां तो विकर्णों की संख्या से भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो लेकिन फॉर्मूला तो वही काम आएगा ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n-3/2। और इन विकर्णों की संख्या 27 दे रखी है, तो n गुणा n-3, 2 गुणा 27 कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। 54 डिग्री नहीं, 54, केवल 54। एक तरीका तो है कि आप इसको सरल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, द्विघात समीकरण में चले जाओ, और एक तरीका है कि ऑप्शन से उठा के यहाँ पर मान रख दो, ऑप्शन मेथड। तो अगर ऑप्शन मेथड लगाएं तो जिस भी ऑप्शन से इसको सरल करने पर 54 आ रहा हो वो ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन उठाया 9, पहला ऑप्शन ए जो लिखा है वो उठाया मैंने 9, तो यहां पर रखो 9, n का मान 9 रखोगे। यहां पहला ऑप्शन जो है n बराबर 9 रखा, तो 9 गुणा 9-3 कितना होता है? 6, तो 9 गुणा 6 54 ही आ रहा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। ये क्यों गलत है? दूसरा, अगर यहाँ 11 रखोगे तो 11 गुणा 11-3 कितना होता है? 8, 88 विकर्ण आएंगे इसमें। तो जिस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 11 है वहां पर विकर्णों की संख्या 88 होगी, n इंटू n-3। सॉरी, विकर्णों की संख्या नहीं आ रही है, ये 2 से गुणा होने के बाद टोटल परिणाम बन रहा है 88 ना, ये विकर्णों की संख्या नहीं आ रही है। आप चाहें तो अलग अलग इन सब के विकर्णों की संख्या भी निकाल सकते हैं। जब बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 है तो विकर्णों की संख्या 27 आएगी, निकाल के देख लो चाहे आप लोग। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n-3/2। तो n का मान 9 है, तो 9 गुणा 6 54, 54 का आधा कितना होता है? 27। इस तरह से हर ऑप्शन से आप विकर्णों की संख्या चेक कर सकते हो। इसके विकर्ण देखोगे तो 11 गुणा 11-3 8, और 2 से भाग दे दो, 88 का आधा कितना होता है? 44 विकर्ण होंगे इसमें। इसके विकर्ण देखने हो तो 12 गुणा 12-3 9, और 2 से भाग दे दो, 2 से कटेगा 6 बार, 54 विकर्ण होंगे इसमें। इस तरह से हर किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या को देखा जा सकता है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो विकर्ण कितने होंगे? 10 गुणा 10-3 7, और 2 से भाग दे दो, 2 से कटेगा ये 5 बार, इसमें विकर्णों की संख्या 35 आएगी सर। तो इस प्रकार आप किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बता सकते हो। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है सर, 27 है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लो आप सम बहुभुज पे। किसी सम बहुभुज का अंतः कोण बहिष कोण का दुगना है तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? एक सम बहुभुज का अंतः कोण जो है वो बहिष कोण का दुगना है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगी? बता दो आप लोग। अंतः कोण, सम बहुभुज का अंतः कोणों का योग तो ये होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। एक अगर की कोण की बात करनी हो तो n का भाग दे दो,
बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर एक बहिष्कोण निकालना हो तो n का भाग दे दो। कौन सा दुगना बोला? किसी समबहुभुज का अंतः कोण बहिष्कोण का दुगना है, अंदर वाला कोण जो है वो बाहर वाले कोण का दुगना है। तो ये रेशियो बनेगा सर 2:1। देखो शुरुआत हम लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चन से करी थी। वो लैंग्वेज बदलता है हर बार, ये भाषा चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन वही करना चाह रहा है, वैसा ही है। तो देखो ये n से तो n कट जाएगा, ये बच गया n-2 गुणा 180 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 2:1, 2:1। ये कट जाएगा 180 से 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। n-2 बराबर 2 गुणा 2 4, n बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ये माइनस का 2 आगे जाके क्या होगा? प्लस, n बराबर 6 आ जाएगा। ये षटभुज होगा सर, एक हेक्सागन बनेगा ये, यहाँ भुजाओं की संख्या 6 होगी और इस हेक्सागन का सब भी अंदर वाला जो कोण होता है वो बाहर वाले कोण का दुगना होता है। चेक करके बताओ सर कैसे होता है। ये देखो आप लोग, ये हेक्सागन बनाया, 2 3 4 5 और 6। हेक्सागन में भुजाओं की संख्या 6 होती है और ये समबहुभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, 2 3 4 5 6 सबकी सब बराबर है। तो 6 के 6 एंगल भी बराबर होंगे। इसके सभी कोणों का योग अगर देखना चाहो तो ये फॉर्मूला रहा n-2 गुणा 180। तो 6-2 4, 4 गुणा 180 कितना होता है? 18 चौकी 72, 720 डिग्री। तो प्रत्येक अंदर वाला कोण जो है वो 720 में 6 का भाग दे दो, 720 में 6 का भाग 120 डिग्री का होगा। अंदर का कोण 120 डिग्री का होगा, बाहर का निकालना है तो 360 में 6 का भाग दे दो, 60 डिग्री का होगा। बाहर वाला 60 डिग्री का होगा, अंदर वाला 120 डिग्री का होगा। ये 120 डिग्री का कोण है, तो इसको अगर बाहर बढ़ाओगे तो इसे बोलते हैं बहिष्कोण। ये 60 डिग्री का होगा। क्या ये दुगना है या नहीं है? एक समबहुभुज का अंतः कोण बहिष्कोण से दुगना है, बिल्कुल। ये बाहर वाला 60 डिग्री का है, अंदर वाला 120 डिग्री का है, दुगना है इसका। इस तरह से ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का है, ये एंगल भी 120 है, 120 है, 120 है और 120 है। इनके बाहर का जो एंगल होगा वो 60-60 डिग्री का होगा। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। एक कोण का मान निकालने के लिए 6 का भाग दे दिया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अंत्य कोणों का योग हर किसी बहुभुज में अलग होगा। अगर भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो अंत्य कोणों का योग बढ़ता जाएगा। इसका फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो इस समषटभुज के बहिष अंत्य कोणों का योग 720 डिग्री है। एक कोण का मान निकालना 6 का भाग दे दिया। तो ये ठीक था क्वेश्चन कुल मिला के। चलिए अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। एक ये क्वेश्चन भी कर दो आप लोग, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर पे लिखा हुआ क्वेश्चन है। लीनियर पेयर, जब कोई दो आसन कोण एक सरल रेखा में आ जाए तो वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर, एक रेखिक युग्म बनाते हैं। एक दे रखा है 2x + 4, एक दे रखा है x - 1। इन दोनों को जोड़ने पर सर 180 डिग्री आना चाहिए। तो वो कौन से कोण है? 180 तो देखो हर जगह हो रहा है, 120 + 60, 122 + 58, 132 + 48। इनको जोड़िए आप लोग, 2x + 1 3x, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 3 बचेगा सर, बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का 3 आगे जाके माइनस होगा, 3x बराबर 177 बटे 177 ही आएगा। 180 में 3 घटा दोगे 177। x बराबर 177 में 3 का भाग दे दो, 3 5 15 और 3 9 27, 59 डिग्री आएगा। x का मान आया है 59 डिग्री, x का मान 59 डिग्री आया है। तो 59 में से एक कम करोगे तो ये वाला कोण तो है जो 58 डिग्री का होगा, एक 58 डिग्री का आएगा। तो 58 डिग्री और दूसरा 122 डिग्री का आ जाएगा। 122 आएगा कैसा? 58 का 59 का दुगना करो आप, 60 का दुगना 120 होता है, 59 का दुगना 118 होगा। 118 + 4 कितना होता है? 122। तो ये 122 डिग्री आएगा सर। तो आप लोगों ने समझा है रेखिक कोण क्या होते हैं, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं?
जब दो कोई आसन कोण एक सरल रेखा में आ जाए तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं और रेखिक युग्म पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बहुभुज के ऊपर 2 क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, कोशिश करिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपको करना है। पहला बहुभुज का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण तथा कुल अंत्यकोणों का अनुपात 1:8 है, तो इस बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। एक सवाल ये ट्राई करना है, दूसरा ये करना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे। किसी समबहुभुज के अंत्यकोण तथा बहिष्कोण का अनुपात 3:2 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगी। अंत्यकोण और बहिष्कोण का अनुपात। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ये देखो क्या पूछ रहा है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जब कोई दो समांतर रेखाओं को, कोई दो पैरेलल लाइंस है, जब कोई दो पैरेलल लाइंस है, जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, किसी ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा हो, तो उस पर बने कोणों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। संगत कोण बराबर होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये वाला जो कोण है संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनाए गए सेम पोजीशन के कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। इस तरह से रोज रिवीजन अगर करते हैं आप लोग तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ज्योमेट्री सीख ना सकें, लेकिन आपको जो कंसेप्ट, जो प्रॉपर्टीज बताई गई है उनको रिवीजन करना पड़ता है। क्वेश्चन के माध्यम से करो, चाहे उनको डेली, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया ध्यान से। संगत कोण कौन से हैं, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा एकांतर कोण। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, जेड आकृति में बनाए गए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये इसका एकांतर है, ये बराबर होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सही कह रहा है बिल्कुल। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंत्य कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है सर। नहीं, दो समकोण के बराबर होता है। रीट लेवल 1 2012 से चल रहा है क्वेश्चन ये, आज भी आता है क्वेश्चन ये, आज भी आता है क्वेश्चन ये। अब देखो इसी क्वेश्चन को बोलने का तरीका देखना कितना बदल गया। ये एलडीसी 2014 के पेपर का सवाल है, आसान है, कर लोगे आप लोग। इनमें से कौन सा पूरक कोणों का युग्म है। पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, एक ही ऑप्शन है 55 और 35, बाकी तो सब संपूरक हैं। पूरक का तो एक ही ऑप्शन है, पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। ये बताओ 2011 में भी पूछा था इसी तरह का क्वेश्चन, ये लेवल 2 में पूछा था। दिए गए डायग्राम के दो समांतर रेखाओं को काटती तो तिर्यक रेखा, तो बने एकांतर कोण कौन से होंगे, एकांतर कोण कौन से होंगे। थैंक यू। जब दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा हो तो इस पर बने एकांतर कोण बता दो कौन से हैं। अल्टरनेट एंगल, जेड आकृति में बनाए गए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जेड आकृति में बनाए गए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये तीन पैरेलल लाइंस बना रखे, इनमें से कोई सी भी दो की बात कर लो। क्या 1 और 8 जो है, 1 और 8 एकांतर कोण है। हाँ बिल्कुल, ये बाह्य एकांतर कोण है, ऐसे बनेगा जेड, एकांतर कोण है, बिल्कुल एकांतर कोण है 1 और 8। और 2 और 7 ये भी एकांतर कोण है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, बाह्य एकांतर कोण है। 2 और 8, 1 और 8, 2 और 7, ये सही है। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको,
और चेक कर लो आप लोग, क्या 1 और 2 ये दोनों एकांतर कोण तो नहीं है ना? 1 और 2 एकांतर कोण नहीं है सर, ये लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। 7 और 8 ये भी नहीं है। 2 और 6, 2 और 6 ये संगत कोण है। 2 संगत कोण है, किसका? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है 6 के साथ। 1 और 5 ये भी संगत कोण है। 1 और 5 और 7 और 3, 7 और 3 कहां पर है? 7 और 3, 7 ये नीचे की तरफ बन रहा है, ये 3 यहां पर है, नहीं है, ये एकांतर कोण नहीं है। तो एकांतर कोण कौन से हैं? जेड आकृति में बनाए गए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अंत एकांतर और बाह्य एकांतर, तो ये दोनों जो कोण बन रहे हैं ये बाह्य एकांतर कोण है, अंत एकांतर नहीं है। अगर ये लिखा होता 3 और 6 तो बिल्कुल सर ये एकांतर कोण है क्या? 3 और 6 नहीं, 3 और 6 एकांतर कोण नहीं है ना, अंत एकांतर नहीं है। यहां पर 1 और 8 जो है वो बाह्य एकांतर कोण है, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। देखो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल, या फिर ऐसे बना थोड़ा सा और, ये यूं बना दो जेड, तो 1 8 एकांतर है, 2 और 7 भी क्या है? एकांतर है, बाह्य एकांतर कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण है। और देखो आप लोग, इस पे क्वेश्चन और भी पूछा गया है, ये देखो एलडीसी ने भी पूछा था, यदि एक तिर्यक रेखा 3 समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है तो इस पर बने कोणों के भिन्न मान की कितनी संख्या होगी? अलग अलग कितने कोण आएंगे? अच्छा सवाल है ये, थ्योरी का कभी भी कॉपी होगा वापस से, वही सवाल है जो पिछला सवाल था ये, उसमें भी तो 3 रेखाएं खींच रखी थी, 3 समांतर रेखा, 3 हो चाहे 2 हो, पहले 2 की बात कर लो आप लोग। ये 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा है, तो इस पर जो ये एंगल बन रहे हैं, ये 8 कोण बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या पूछ रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा 3 समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करे तो इस प्रकार बने अलग अलग कोणों का मान के कितने कोण डिफरेंट होंगे, अलग कोण कितने आएंगे, वो पूछ रहा है। तो अब तो 2 के लिए बताओ पहले, फिर 3 का बता देना, पहले 2 का बताओ। मैं जब तक चाय लेता हूं आप लोग आंसर दो। समांतर रेखाओं को, ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है कि जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बनाए गए कोणों के मान, एक बार के लिए हम ऐसा ही मान लेते हैं, वैसे ही रफली अपने आप अपनी मर्जी से मान रहे हैं, ये 60 डिग्री का कोण है और तो ये 120 का होगा क्या? हाँ सर ये बिल्कुल 120 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये सरल कोण बन गए सर, स्ट्रेट एंगल बन गया ये। अगर ये 60 है तो बताओ क्या ये भी 60 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, ये संगत कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनाए गए सेम पोजीशन वाले कोण कहलाते हैं संगत कोण, ये 60 होगा। अगर ये 120 है तो क्या ये 120 होगा क्या? हाँ बिल्कुल 120 होगा सर। और फिर वापस ये स्ट्रेट एंगल बन गया, 120 तो ये 60, ये 60 तो इसके नीचे वाला 120। और जब 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 120 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 120। अलग अलग कितने कोण आए? 2 ही तो कोण आए, 2 के अलावा तीसरा कोई अलग कोण हो ही नहीं सकता, 2 ही मान हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए पॉइंट हम लोगों ने अलग अलग सीखे थे, लेकिन डिफरेंट जो कोण आएंगे यहाँ पर वो 2 ही आ सकते हैं। अब 3 अगर लाइन है तो भी 2 ही आएंगे सर, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये 3 समांतर रेखा है, 1 2 और ये 3, ये तीनों पैरेलल लाइन है। 3 हो 2 हो 4 हो 10 पैरेलल लाइन भी क्यों ना खींच दी जाए, अगर उन्हें किसी तिर्यक रेखा ने काटा है, एक तिर्यक रेखा 3 समांतर पैरेलल लाइंस को प्रतिच्छेदन करती है तो इस पर बने कोणों का अलग अलग भिन्न मान कितने होंगे, अलग मान कितने होंगे। वही एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया कि इनमें से कोई सा भी अपनी मर्जी से एक एंगल आप मान लो, एक कोई सा भी मान लो। अब की बार मैंने कहा सर ये 70 डिग्री का है,
या 70 छोड़ो, आप लोग कुछ भी कह दो, आप क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, कितना भी मान लो। ये 110 डिग्री का है, चलो ये मान लेते हैं, ये 110 डिग्री का है, तो ये इधर वाला 70 डिग्री का है। क्यों 70 डिग्री का है? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण है। सरल कोण बराबर होता है 180 डिग्री। सरल कोण का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल, एक सरल रेखा में बना गया। अगर ये 110 है तो ये वाला सर 110 होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। ये वाला भी 110 होगा। इधर 70 है तो ये 70, ये 70। इधर 70 है तो इसके सामने भी सर 70 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण 110 होगा, 70 होगा, 110 होगा। इसके सामने 70 डिग्री होगा, इसके सामने 110 डिग्री होगा। तो अलग अलग दो ही तरह के कोण आएंगे, 70 और 110। ये लाए कहां से 70? कुछ भी मान लो, मैंने तो कहा कुछ भी रख लो तुम, लेकिन दो के अलावा तीसरा कोई मान आपको नहीं मिलेगा। चलिए तो और आगे बताइए आप लोग। ये बताओ, एक तिर्यक रेखा EF दो समांतर रेखाओं AB और CD को क्रमशः M और N पर काटती है, तो MP तथा NP तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित आंतरिक कोण BMN तथा कोण DMN के अर्धक हैं, तो कोण MPN का मान क्या होगा? ये LDC 2018 के पेपर का सवाल है। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप सब लोग देंगे। एक तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा EF दिख रहा है आप लोगों को? ये एक तिर्यक रेखा है। ये दो समांतर जो लाइन है AB और CD, इनको काट रही है। इस तिर्यक रेखा ने इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटा है, तो इस पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का अगर योग पूछा होता ना, इन दोनों का, तो मैं कहता सर 180 डिग्री है, लेकिन दोनों का हाफ है ये। इन दोनों का अर्धक बोला है ना, कोण BMN तथा कोण DNM के आधे आधे कहे गए हैं। तो आधा करके योग करोगे तो दोनों का योग 90 डिग्री आएगा। इन दोनों का जो सम होगा आधा करने के बाद वो 90 डिग्री होगा। आपसे कौन कौन सा पूछा है? कोण MPN, MPN ये एक त्रिभुज बन गया। MPN एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया सर। ये एक त्रिभुज बन गया सर MPN। इसका मान 90 डिग्री होगा। इसका मान 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। क्यों होगा 90 डिग्री? बताइए कारण। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर आप लोगों ने आधे आधे करके जोड़े हैं तो इन दोनों का जो सम होगा, इसका और यहाँ पर, इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो इन दो का योग 90 डिग्री, तीसरा जो कोण बचेगा वो 90 डिग्री का ही बचेगा सर। तो इस प्रकार इस एंगल का योग जो आएगा, इस एंगल का मान आएगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। तो इस तरह से ही फंसाता है क्वेश्चन। लेवल कुछ नहीं होता, लेवल होता है आपकी सोच और आपके कंसेप्ट में कितना क्लियरिटी है। आपने जो कंसेप्ट समझे हैं, सीखे हैं, उनमें कितना क्लियरिटी आप लोग ले पा रहे हो, वही आपका लेवल है। कितनी अच्छे से आपने इनका रिवीजन करा है, कितना अच्छे से सवाल आपको पढ़ना आ रहा है, वो लेवल है। आधी जनता को तो पढ़ना ही नहीं आएगा, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है सर। अर्धक, अर्धक का मतलब आधा होता है। The transversal line EF cut two parallel lines AB and CD at M and N respectively. Line MP और NP are bisector of the internal angles. ये कोणों का समद्वि भाजन है इन दोनों का। इस जो लाइन आ रही है ना, ये इन कोण का क्या कर रही है? ये समद्वि विभाजन कर रही है, समान दो भाग में बांटा। इस एंगल बाइसेक्टर है ये। इस एंगल के दो भाग कर दिए, इस वाले एंगल के भी दो भाग। अब अपनी मर्जी से मान भी लिख सकते हो आप लोग, कोई मान रख सकते हो। आप ये कह दो कि सर ये जो ना, ये वाला कोण अगर 60 डिग्री का था, मान लो अपनी मर्जी से मान लिया 60 डिग्री का था पूरा, ये पूरा कोण 60 डिग्री का था,
तो ये जो कोण होगा ये 120 डिग्री का होगा पूरा। क्यों होगा, कारण बताओ पहले तो आप लोग। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ये जानते हैं हम लोग। तो अगर ये नीचे का 60 है तो ये ऊपर वाला 120 होगा, यहां से यहां तक। इसका आधा करोगे, 60 के 2 भाग कर दो, 30 डिग्री। इस 120 के भी 2 भाग कर दो, ये 60 डिग्री। और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसके भी 2 भाग कर दो, ये 30 और 30, ये 60 और 60। अब देखो इस त्रिभुज को, अब देखो इस त्रिभुज को, ये 30 है, ये 60 है, 60 और 30 90, तो बचा कितना, 90 डिग्री तो बचा। तो एंगल एम पी एन का मान कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री होगा। एंगल एम पी एन का मान 90 डिग्री होगा। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। एंगल ओ एस एम का मान बताना है, जेड नहीं है, ये कोण ओ एस एम का मान बताना है। ओ एस एम, ये वाले कोण का मान बताना है। ओ एस एम बता दो फटाफट। एंगल ओ एस एम का मान बताना है। नीचे दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस के समांतर है। पी क्यू कहां पर है, ये लाइन रही पी क्यू। आर एस कहां पर है, ये लाइन आर एस। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कोण पी क्यू एम बराबर 80 डिग्री है। पी क्यू और एम, ये वाला 80 डिग्री है। करा दिए शायद ये मैंने सेम क्वेश्चन आपको, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ऐसा याद आपको आ रहा है क्या, आ रहा है तो आप बता दो फटाफट आंसर क्या है। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा सर। तो ये 100 डिग्री होगा क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन गया, सरल कोण। ये 80 है तो ये 80 क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा है तो एक ही तरफ बने सेम पोजीशन वाले जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। एस एम ओ, एस एम ओ ये 25 डिग्री का है तो 125 तो यही हो गया। 125 और 5 30, 30 और 50 180 डिग्री, 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो आज हम लोगों ने सीखा वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग कोई सवाल नहीं समझ पाए हो तो आप जरूर वापस से देखिएगा, 100% आप सीख जाओगे। इनका रिवीजन किया करो अच्छे से, सब सीख सकते हैं आप लोग। बहुत आसान है ये ज्योमेट्री का पार्ट, लेकिन ये रिवीजन मांगता है। रेगुलर आप लोग इनका रिवीजन करो, इनकी प्रैक्टिस करो, सब आसान है। तो कल जो संडे है और उस दिन आपको क्या करना है, ये जो पार्ट ज्योमेट्री के हम लोगों ने सीखे हैं, 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लाइन एंड एंगल पूरा हो गया और बहुभुज का पार्ट पूरा हो गया। अब जो अगली क्लास आएगी मंडे को, वो ट्रायंगल से हम लोग शुरू करेंगे, आगे त्रिभुज हम लोग सीखेंगे। तो कल के पूरे दिन में इन चारों पार्ट्स का आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। सब सीख सकते हैं लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेरे से डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप सीख जाओगे 100% ज्योमेट्री के अंदर। बाकी मैंने मेरा 100% दिया है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस मेहनत को अपने हर उस दोस्त तक शेयर आप लोगों को करना चाहिए। अगर आपको समझ में और सीखने को मिल रहा हो, इसी से चीज़ें पॉजिटिविटी बन करके आती है कि मैं जो काम करवा रहा हूँ, जो आपको फ्री में कोर्स दिया जा रहा है, वही सब कुछ करवाया जा रहा है जो पेड कोर्स में करवाते हैं। वो आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप लोग अगर नहीं समझ पाए हो तो ज़रूरी नहीं है कंपलसरी कि आप लोग क्लास को देखो भी, क्लास को समझो भी, क्लास को लाइक भी करो, कोई कंपलसरी नहीं है। सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। अभी के लिए इतना ही है और आगे देखेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हाँ भाई।